1954 में पहली बार वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और इसको गठन करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो मुस्लिम संपत्तियां हैं और इवन वो जो मुसलमान जो अमीर मुसलमान हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान से पलायन करके चले गए हैं और उनकी जो ये अचल और अचल संपत्तियां रह गई हैं उस पर अधिकार रहे मुसलमानों का जो यहाँ पे 95 में कांग्रेस द्वारा किए गए अमेंडमेंट में जो कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया था उसने जो है इस वक्फ बोर्ड की शक्ति को असीम की। जब 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो 2013 ईस्वी में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके कांग्रेस सरकार ने बहुत ही पावरफुल बहुत शक्तिशाली बना दी। हम लोग वक्फ बोर्ड की शक्तियों के इसके इतिहास को और इसके जो जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट हैं और जो भारत की राजनीति उस पर क्या इफेक्ट होने वाले इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरे मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं लाइक हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका जो सोशियो कल्चर और जो उनका रिसोर्सेज में जो पार्टनरशिप है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आज इसके डिस्कशन। नमस्कार। वक्फ बोर्ड, जैसा नाम से पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड जो वर्ड आया हुआ है वक्फ कर देना, समर्पित कर देना, यानी वो संपत्ति वो चल और अचल संपत्ति है। यानी उसमें जो कैश आ सकता है, ज़मीन आ सकती है, मस्जिद आ सकते हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज़, सारे कैपिटल जो कि मुसलमानों के नाम पे होते हैं सार्वजनिक रूप से, वो सारे इसमें आते हैं। और इसका मतलब होता है इसको वक़्फ़ करना, इसको समर्पित करना अल्लाह को और अल्लाह के दीन को। और अल्लाह के दीन का मतलब जो अल्लाह और अल्लाह के दीन को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो नबी करीम को मानता है, मोहम्मद साहब को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो आखिरत को मानता है, वही मुसलमान है। यानी बेसिकली जो वक्फ बोर्ड है वो मुसलमानों की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको प्रिजर्व करने का एक बोर्ड है। अब ये इसका गठन अगर हम देखें, इसकी हिस्ट्री देखें तो इसका गठन किया गया था 1954 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई। इलेक्शन हुआ भारत में 1951-52 में और फिर 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू इक़्तिदार पे आए तो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के नेतृत्व में इसका गठन किया वक्फ बोर्ड का, और जिसका केवल मेन मकसद था, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी वो रिच मुसलमान, वो पढ़े लिखे मुसलमान जिनके पास पार्टीशन से पहले बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, जो ज़मींदार थे खासकर पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, जिसे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, मध्य प्रदेश स्टेट, हैदराबाद स्टेट के जो पढ़े लिखे और ताकतवर ज़मींदार थे उनके ज़मीनों को बचा के मुसलमानों को देना जो यहाँ पे रह गए थे। तो इससे आप इसे कह सकते हैं एक टाइप का धोखा था। जो यहाँ पे बचने वाले बेचारे हिंदू क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे, उनके साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उनके ज़मीन को ट्रांसफ़र करना था मुसलमानों के पास जो यहाँ पे रह गए थे। जबकि हिंदुस्तान में जब इंडिया डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो हिंदू, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट माइग्रेट करके इंडिया में आए थे तो उनके ज़मीनों पे कब्जा कर लिया वहाँ के, यहाँ से जाने वाले मुस्लिमों ने, और जो वहाँ के लोकल मुस्लिम्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन इंडिया में नेहरू सरकार ने ये रूल बनाया वक्फ बोर्ड के ज़रिए कि जो ज़मीनें रह गई हैं, जो यहाँ से मुसलमान माइग्रेट करके चले गए हैं, उन ज़मीनों को, उनके वसाइल को, उनके रिसोर्सेज को, सारा का सारा जो यहाँ के मुसलमान, बचे हुए मुसलमान हैं, वो उसके मालिक होंगे, वो उसके ओनर होंगे। स्टार्टिंग में जो इसकी शक्तियाँ थी बहुत लिमिटेड थी। जो अधिकार थे वो बेसिकली जो इधर से उधर चले गए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी संपत्तियों पे इनका अधिकार होता था, प्लस ऐसी संपत्तियाँ जिनका उनके पास कागज़ होता था 1947 से पहले का कागज़, वो भी अलाउड था। और वो भी अगर किसी मुस्लिम के पास है तो उसको वक्फ कर सकता था क्योंकि शक्तियाँ उसकी कम थी। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो 1995 में अपीसमेंट के चक्कर में, तुष्टिकरण के चक्कर में जो सेक्शन 40 है उसमें इतना अमेंडमेंट हुआ वक्फ बोर्ड का। बेसिकली जो वक्फ बोर्ड है उसमें मेंबर्स होते हैं और प्लस उसमें एक सर्वेयर होता है। सर्वेयर में जो लोकल मजिस्ट्रेट हो सकता है, लोकल ऑफिसर हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। अब जो 1995 में जो अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 3 सेक्शन आर में, देखें आप उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी संपत्ति मुसलमानों की है, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर मसाजिद हो या फिर इसके अलावा जो है, या फिर आप कह लें कि कब्रिस्तान के आसपास का जो एरिया हो, जंगल हो, या इसके साथ साथ मस्जिद हो यानी मसाजिद हो, इसके अलावा अगर कोई मज़ार हो,
वो सारी की सारी अगर पड़ी हों, अगर इस्तेमाल में भी नहीं हो रही हों, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की हो जाएंगी। प्लस जब 2013 में इसको री अमेंड किया कांग्रेस ने, तो उसमें एक एक वाक्य और जोड़ दिया उसमें कि अगर कोई भी इंसान, अगर वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है कि उसकी संपत्ति है, और कोई दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन जो कि किसी दूसरे रिलीजन का है, लाइक हिंदू है या क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है, वो ये दावा करता है कि नहीं नहीं वो तो उसकी संपत्ति है, और अगर वो जाके केस करता है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो उसके खिलाफ केस भी नहीं हो सकता है। ना ही हाई कोर्ट में हो सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, ना ही जिला कोर्ट में हो सकता है। यानी कि उसे अपनी पैरवी करवानी पड़ेगी, वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड बेसिकली अपने एक लीगल ट्रिब्यूनल बनाएगा। उस ट्रिब्यूनल में सिर्फ वो इंसान जो ये दावा करता है कि उसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए रखी है, वहाँ पे जाके अपना दावा पेश कर सकता है। हालांकि उस ट्रिब्यूनल में लोकल मुसलमान उलमा भी होंगे और प्लस कोई ऑफिसर भी हो सकता है, यानी कि एसडीएम हो सकता है। लेकिन फिर भी वो जो है, जो सेकंड पर्सन दावा कर रहा है, वो ना ही किसी कोर्ट में जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाके अपने दावे को रख सकता है, अपने मुकदमे को पेश कर सकता है। अभी डिपेंड करता है उस ट्रिब्यूनल पे कि जो है वो उसको उसकी लैंड उसको वापस मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 अगर देखें, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 85 में मेंशन है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित केसेस में अगर कोई दूसरा आदमी लैंड का दावा करता है कि उसे ये लगता है कि उसकी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया है, अगर किसी को लगता है कि उसकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है वक्फ बोर्ड ने, तो उस पर एज पर सेक्शन 85 वो ना ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ना ही हाई कोर्ट में जा सकता है। तो जाहिर सी बात उसके पास एक ही रास्ता है, वह है ट्रिब्यूनल में जाने का। आज का हम देखें तो देश में कुल मिला के एक सेंट्रल बोर्ड है वक्फ बोर्ड, और 32 अलग अलग बोर्ड्स हैं वक्फ बोर्ड के हैं, जो कि कश्मीर से लेके तमिलनाडु और आसाम से लेके गुजरात तक फैले हुए हैं। जो वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्ति है, जिसका रिटर्न डेटा है, वो लगभग यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये 9.4 लाख एकड़ है। यानी कि इसमें एक पूरा पाकिस्तान और आधा बांग्लादेश, यानी 1.5 पाकिस्तान का एरिया प्लस हाफ बांग्लादेश का एरिया आ सकता है। बताएं आप। तो ये वक्फ बोर्ड भारत में रहने वालों और जो नेशनलिस्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे शिया मुसलमान हो, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड को इरेडिकेट करने की बात है, तो सारे रीजन्स के लोगों को आना चाहिए। पहले तो स्टडी करें, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे इवन मीडिया चैनल्स भी हैं जो कि गुमराह करते हैं। उनके चक्कर में ना आए, आप खुद स्टडी करें और जानें कि वक्फ बोर्ड का हिस्ट्री क्या है, और वक्फ बोर्ड कैसे डेमोग्राफी को चेंज करती है, और कैसे वो आपके लैंड को भी, अगर वक्फ बोर्ड के जहाँ पे कोई कब्रिस्तान है, अगर उसके बगल में आपकी ज़मीन है और आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन कब्रिस्तान के ओनर हैं, तो आपको भी वो दावा कर सकती है। और एज पर द 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया है, कांग्रेस ने जो किया है सेक्शन 80 में, उसके तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, तो आपकी कौन सी बात सुनेंगे वो। तो आपका जो ज़मीन होगा अवैध रूप से कब्जा हो जाएगा। अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो यही चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है एज पर वक्फ बोर्ड सेक्शन 85, जो कि किसी आम इंसान को रोकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ये दावा नहीं कर सकता है कि उसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखी है। इसी शक्ति को जो बीजेपी है अमेंड करना चाहती है, इसको कम करना चाहती है। यानी कि वो इस क्लॉज को ऐड करना चाहती है कि अगर कोई आदमी उसे लगता है कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकता है। और प्लस जो ट्राइब्यूनल बनेगा, उस ट्राइब्यूनल में डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, और उसका एक बेसिकली आप कह लें कि पूरा एक शेड्यूल होगा। उसमें एक ऑफिसर्स का एक लिस्ट होगी, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक चीज़ हम और ऐड करते चले कि जो 1985 में जो अमेंडमेंट किया था कांग्रेस ने, उसमें एक चीज़ और ऐड किया था। वो ये ऐड किया था कि अगर कोई दूसरा आदमी ये दावा करता है कि उसकी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो ये अगर वो मुकदमा करता भी है, हालांकि 2013 में तो ये हटा दिया गया, 2013 में तो मुकदमा कर ही नहीं सकता, उसको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। लेकिन 1995 में देखें आप, इतना बड़ा धोखा हुआ। जो दूसरे लोग थे इंडिया के,
उनके साथ ही इतना बड़ा धोखा किया उस गवर्नमेंट ने कि अगर वो जाके वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस भी करेंगे और ये मुकदमा करेंगे कि उनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है, तो वक्फ बोर्ड को कोई कागज़ नहीं दिखाना है। वक्फ बोर्ड इज़ फ्री, वो अपना सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर दे उसका हो जाएगा। लेकिन जो आदमी दावा कर रहा है उसे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन शो करनी पड़ेगी, यानी कि पूरे पूरे प्रमाण पत्र पिछले 50-100 साल के देने पड़ेंगे, उसकी एंसेस्ट्री के देने पड़ेंगे, तो ही वो क्लियर हो पाएगा। अब आप देख अभी भी भारत में देखें तो बहुत ज़्यादा आदिवासियों का समूह है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग हैं जिन्हें, जो गांव में रहते हैं, जिन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है, जिन्हें ज़्यादा लीगल और संविधान की नॉलेज नहीं है, तो उनके पास कागज़ नहीं होते हैं। तो अगर उनकी ज़मीनें, उनका घर, उनका लैंड अगर किसी कब्रिस्तान के बगल में आ जाए या फिर किसी मस्जिद के बगल में आ जाए, तो क्या एज पर तो जो पॉलिसी है 2013 की कांग्रेस की जो बनाई है, उसी के हिसाब से तो उनकी ज़मीन तो है वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो एससी ओबीसी एसटी कब बाहर आएंगे? अगर कोई एससी एसटी ओबीसी और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यही वक्फ बोर्ड हो सकते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, आसाम के अंदर कर सकते हैं। आसाम के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है अच्छी खासी है और अच्छी खासा उनके पास लैंड मास भी है। तो जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं, जो इवन हिंदू रह रहे हैं आसाम, नागालैंड, मिजोरम में, तो वहाँ पे दावा कर सकते हैं कि भाई ये जो ज़मीन है ये हमारी है, क्योंकि 2013 की पॉलिसी के हिसाब से जो सेक्शन 85 है उसमें ना ही आप कोई केस कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के खिलाफ। और अगर आप वहाँ के ट्राइब्यूनल में जाते भी हैं तो ट्राइब्यूनल में तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा, और पहले के लोग इतना चालाक चतुर होते नहीं थे। बहुत बड़ा खतरा है 13 में और 1995 में जो अमेंडमेंट्स किए, इससे क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज़, एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल्स सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वो अपने लैंड को अगर बचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जो औलादें हैं वो इस लैंड को प्रिजर्व करके रखे रहें और उनकी आने वाली संतानें, उनके आने वाले डिसेंडेंट्स आपके लैंड को भोगते रहें, आपके रिसोर्सेज को भोगते रहें, कोई दूसरा उसको एरोगेट ना कर पाए, तो उससे बचने के लिए यही एक आपके पास उपाय है कि आप इसमें गवर्नमेंट का साथ दें। मैं कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी है हम अपने न्यूज़ चैनल पे उसको आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, प्रेज़ द लॉर्ड।